जगह मानी जाती है वो विद्यालय मानी जाती है। क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है। तो मोस्टली लोग चाहते हैं कि महिलाओं को विद्यालय में भेजा जाए, लेकिन इस कंसेप्ट के आने के बाद मुझे लगा कि विद्यालय के अलावा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित भी रह सकती हैं और जहाँ उनका मान सम्मान या जिस तरह से बोला जाए कि वो आगे भी बढ़ सकती हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर केवल कोई ज्यादा हमें भाग दौड़ नहीं करनी है, केवल खर्चा करना है और चर्चा करना है। इसी से इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकती हैं अपने दम पर, क्योंकि जो घर का जो खर्चे का रास्ता होता है वो महिलाओं के पास से होकर गुजरता है। सही है कि नहीं? विद्यालय तो मेरा काफी अच्छा चल रहा था और चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, मैं लगभग इस कंसेप्ट में 2 साल से हूँ, लेकिन मैं इसको बिजनेस के तौर पे बिल्कुल नहीं कर रही थी। केवल मैं इसमें आई, मैंने स्वयं ही इसमें ज्वाइनिंग ली, ना मैंने कोई प्लान लिया था, किसी ने मुझे कोई प्लान नहीं दिया, बस मैंने एक चर्चा सुनी जिससे मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ बचत हो सकती है। उस बचत का मैंने अपने माइंड में थोड़ा सोचा कि मैं जैसे अगर मुझे राशन के लिए घर से 1000 रुपया या 2000 रुपया या 3000 रुपया मिलता है, मैं बाजार की जगह यहाँ से अगर राशन लूंगी तो 1000 रुपये भी मैं अगर मैंने महीने में 100 रुपये बचा लिए तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी आरडी चला रही हूँ। इस माध्यम की वजह से मैंने वो शुरू किया था। तो केवल और केवल मैं वहां से सामान खरीद रही थी और प्रयोग कर रही थी। जिस तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ उस तरीके से इस बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आज मैं इस बिजनेस में इस तरह से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। तो क्या आप उस बात को जानना चाहेंगे? तो देखिए, हम सभी को पता है कुछ समय पहले या अभी वो स्थिति चल रही है, जैसे कोरोना काल आया, सभी को पता है कोरोना काल आया तो क्या हालत हुई लोगों की। जब कोरोना काल आया तो मुझे भी समझ में आया कि अकेला जो विद्यालय है उससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना काल आया तो सबके धंधे चौपट हो चुके थे। अगर हमारा विद्यालय चल रहा था, 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ थी उसमें, तो जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा तो स्कूल भी बंद पड़े थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सावधानी बरती जा रही थी वो तो स्कूल के लिए ही थी। बाकी और सारे काम तो शुरू कर दिए गए, लेकिन विद्यालय आज तक स्थिति में बने हुए हैं कि वो अच्छी तरह शुरू नहीं हो पाए। तो उस कोरोना मैंने एक तरह से बंद ही कर दिया था इसको, लेकिन फिर मेरे शानदार गुरुजी मिस्टर संतोष मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे फिर से इसमें मोटिवेट किया, और आज मैं यहाँ पर अगर हूँ, इस जगह पर मौजूद हूँ, तो केवल उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट में दोबारा आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कोरोना काल में मेरी आंखें तो खुली चुकी थी, क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कहाँ से होगा। बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे तो फीस नहीं आएगी, फीस नहीं आएंगे तो हमारे खर्चे नहीं चलेंगे। तो मेरी कहानी यही थी कि कोरोना काल आया तब मेरी आंखें खुली, और मैंने सर ने जैसे मुझे मोटिवेट किया उसके आधार पर मैंने फिर से इसमें वापसी की और ठान लिया कि मुझे अगर करना है तो इस बिजनेस को डायमंड तक लेकर जाना होगा। और एक हार्दिक इच्छा है, वैसे मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि डॉक्टर में होता है सेवा भाव। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की हेल्प कर पाऊं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, क्या मेरे फादर नहीं थे बचपन से, तो इस वजह से मैंने वो पढ़ाई नहीं कर पाई और मैं आके टीचर बन गई। लेकिन एक सपना था जो मेरे अंदर मौजूद था और है आगे भी रहेगा। तो मुझे लगता था कि मैं समाज सेविका बनूं। मेरा एक सपना था डॉक्टर बनने के बाद कि मैं समाज सेविका बनूं, लेकिन टीचर रहते रहते मैं समाज सेविका नहीं बन सकती थी, क्योंकि जब तक मैं टीचिंग कर रही थी वहां पर ऐसा कोई काम ही नहीं था कि मैं समाज सेविका बन सकूं। तो मुझे ये कंसेप्ट मिला, उसको देखकर लगा कि मैं समाज सेविका बन सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस कंसेप्ट को अपना लिया है और मैंने ऐसी महिलाओं को भी प्रेरित कर लिया इस कंसेप्ट में आने के लिए, तो हो सकता है मैं नए समाज का निर्माण कर पाऊं। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाओं के लिए बंदिशें ही बंदिशें हैं,
अगर वो कोई काम अच्छा भी करती हैं तो भी उनको उसके बदले में बुराइयां ही मिलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ऐसा काम करें जिसमें वो अपनी बचत भी करें और अपना नाम भी करें। यस। तो मैं आपको ऐसा ही एक कंसेप्ट बताने जा रही हूँ। वैसे जो मेरे पुराने साथी हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ नए साथी हैं वो नहीं जानते। तो मैं बस आपसे उसके विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी कि मैं आपको उस प्लान के बारे में बता सकूं जिस प्लान को सुनकर मात्र से ही मैं इस कंसेप्ट में आ गई थी, केवल बचत करने के लिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ तो बिजनेस करने के माध्यम से हूँ, और सबसे बड़ा मेरा रीजन है कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यस। मैं एक बार चाहूंगी, यहाँ मेरे सभी कोच बैठे हैं, प्लीज उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं यहाँ पर आपको एक जो प्लान देने वाली हूँ, क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? यस। एक्साइटेड हैं? यस। तो प्लीज आप बहुत ही शांतिपूर्वक उसको सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ, अगर यहाँ पर मैंने कुछ बताया है आपको तो वाकई में हम कुछ कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के शादी के बाद एक ही काम रह जाता है, चौका चूल्हा। अगर वो पढ़ी लिखी है तो टीचिंग कर सकती है या कोई अन्य काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तब भी यहाँ पर आके जिस तरीके से मैं यहाँ स्टेज पर आज हूँ वो भी आ सकती है। यस। ठीक है, तो फिर मैं बस आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, हम सभी परिवार हैं, एक परिवार होता है हमारा, सही है कि नहीं? Yes. सभी लोगों को, यहाँ पर जितने लोग बैठे सभी का एक परिवार होता है। उस परिवार में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, किसी का छोटा परिवार होता है, किसी का बड़ा परिवार होता है। मोस्टली जो आजकल परिवार पाए जा रहे हैं वो सभी स्मॉल फैमिली हो गई है, छोटे परिवार हो गए हैं, जिसमें हम दो और हमारे दो। लेकिन उस परिवार को चलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और काम क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है काम? पैसा कमाने के लिए। काम क्यों करते हैं हम? पैसा कमाने। ये पता है आपको ये पैसा क्यों कमाते हैं हम? खर्चा करने के लिए। ये हर व्यक्ति को पता है कि हमारा अगर परिवार है उसके लिए चलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम करेंगे पैसे के लिए और पैसा कमाएंगे खर्चा करने के लिए। ये खर्चा हम कहीं ना कहीं करते हैं, मार्केट में करते हैं ना? यस। अगर हम यहाँ पर मार्केट में इस खर्चे को करते हैं तो हमारा पैसा जा ही रहा है। सभी को पता है पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है। यहाँ अगर हम खर्चा करते हैं तो हमें 100% शुद्धता की कोई गारंटी भी नहीं मिलती है। पक्का बिल नहीं मिलता है। यहाँ जो हम खर्चा कर रहे हैं ना तो पक्का बिल मिलता है, ना 100% शुद्धता की गारंटी मिलती है, और व्यापार करने का मौका भी नहीं मिलता। और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमें कोई गारंटी भी नहीं मिलती है। आप बताइए कि जो हम खर्चा कर रहे हैं आज तक, क्या हमें उसके बदले में ये सारी चीजें मिलती हैं? नो। लेकिन मैं जिस कंसेप्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये यहाँ पर एक दुकान खुली हुई है, वो बोलती है कि आप अगर यहाँ पर खर्चा करते हैं, यहाँ पर अगर खर्चा करते हैं तो मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देती हूँ। 100% शुद्धता देती हूँ, पक्का बिल और व्यापार करने का मौका। तीस दिन की मनी बैक गारंटी। तो मैंने इस विषय पे चर्चा की और इस विषय के बारे में बताया कि ये दुकान खुली है, ये बोलती है कि मैं आपको यहाँ ये सारी चीजें देती हूँ। क्या आप ऐसे व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं? यस। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है परंपरागत प्रणाली, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तब हमें ये चीज समझ में आएगी कि क्या है परंपरागत। का मतलब होता है हमारे पूर्वजों के टाइम से जो काम हम करते आ रहे हैं वो परंपरागत होता है। अगर बाजार में हमने कोई खर्चा करना शुरू किया, जिस प्रकार से हम सभी एक कस्टमर हैं। कौन है? सभी कस्टमर हैं। अगर हमें किसी भी सामान की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ लेने जाते हैं? पास वाली दुकान पर, जिसको रिटेलर बोला जाता है। इंग्लिश में उसे रिटेलर बोलते हैं।
वहां हम जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसे छोटी से छोटी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो कभी बाहर हमारे मार्केट में नहीं जाएगा, जो उसके सबसे नजदीक दुकान होगी वहां जाएगा। अब आप बताइए इनके यहाँ पर सामान बनता है क्या? फिर ये जाते हैं होलसेलर पर, थोक की दुकान जिसे बोलते हैं, यहाँ सामान बनता है क्या? यहाँ तो थोक की दुकान है, फिर भी यहाँ पर सामान नहीं बनता है। ये जाते हैं एजेंसी वालों के पास। आप लोग बताइए क्या एजेंसी पर माल बनता है? माल कहाँ बनता है? किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या मिल में। इन तीनों चीजों में से एक जगह पर माल बनता है। अब मैं आपको जैसा बता रही थी कि परंपरागत हम क्या कर रहे थे, हम कस्टमर हैं, बाजार जा रहे थे दुकान पर, ये दुकान वाला यहाँ जा रहा था और ये यहाँ जा रहे थे, तो इस तरीके से जो हम अपने खर्चा कर रहे थे तो वो परंपरागत बाजार प्रणाली के रूप में कर रहे थे, क्योंकि ऐसा ही हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। या उन्होंने एक लाला की दुकान बांधी, वो मर गए और बोल गए कि बेटा यहाँ से सामान लेते रहना, और हम भी वहीं से सामान लेते रहते हैं। यदि हम लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी वहीं से लेती रहेगी। तो ये तो है अपना परंपरागत बाजार प्रणाली। लेकिन मैं आपको इस प्रणाली के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आपको ये सारी फैसिलिटीज दे रही हैं। तो देखिए, अब मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेती हूँ कि हम सभी कस्टमर थे, सामान की जरूरत पड़ी तो पास वाली दुकान पे पहुंचे, ये होलसेलर पर पहुंचे और ये एजेंसी पर। इन तीनों में से किसी पर सामान नहीं बनता था। सामान कौन बना रहा था? कंपनी। आप लोग बताइए, कंपनी अगर कोई माल बनाती है तो हम लोगों को पता चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो ये क्या कराते हैं कि ये ऐड करा देते हैं। क्या कराते हैं? ऐड करा देते हैं। टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा कर, या दीवारों पर आपने देखा होगा पुताई के माध्यम से, जगह जगह पुताई के माध्यम से ये ऐड कराते हैं। और ऐड में भी अपना क्या देते हैं? पैसा देते हैं। अब मान के चलो ये तो कोई सामान बना ही नहीं रहे थे, कंपनी ने कोई सामान 5 रुपए का बनाकर तैयार किया। अगर ये 1-1 रुपए का फायदा भी लेंगे तो कस्टमर तक सामान कितने रुपए का पहुंचेगा? 10 रुपए का। अगर ये 50 रुपए का इन्होंने बनाया तो हमारे पास सामान आते आते कितने रुपए का हो जाएगा? 100 रुपए का हो जाएगा। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि सामान तो 50 रुपए का था, लेकिन हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया। इसका मतलब सामान हमें दुगनी कीमत में मिल रहा था। ये तो सोचने वाली बात है भाई, क्योंकि जो 50 रुपए का सामान था वो 100 रुपए में मिल रहा था। हमारे 50 रुपए गए तो गए कहाँ? आप लोगों ने सोचा कभी इस बारे में? नहीं सोचा। लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि 50 रुपए का सामान यदि यहाँ 100 रुपए में मिल रहा था तो हमारे जो बाकी बचे 50 रुपए वो कहाँ गए? तो वो बाकी 50 रुपए बचे वो यहाँ गए। कहाँ चले गए? यहाँ चले गए बिचौलियों पर। अब आप बताइए, अगर बिचौलिए कोई काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट तो भाई लेते ही लेते हैं, चाहे ये वाला बाजार हो चाहे कोई दूसरा काम हो। अगर बिचौलिया कोई शादी संबंध भी करवा रहा होता है ना किसी का, उसमें भी वो अपना प्रॉफिट लेता है भाई, एक तरफ से लड़की वाला से, एक तरफ से लड़कों वाले से। तो बिचौलिए तो किसी भी माध्यम से अच्छे नहीं होते, ये तो आप और हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। सही है क्या नहीं? अब मैं ये बता रही थी आपको, जो हमारे 100 रुपए में, तो मान के चलो 100 रुपए आए तो ये 50% जो हमारी कमाई थी वो मार्केट में जा रही थी बीच में इन लोगों पे। तो अमीर कौन हो रहा था? ये बीच वाले हो रहे थे, हम नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये है कस्टमर। इसका नाम ही है कष्टों के साथ मर। सही है क्या नहीं? क्योंकि इसने तो ठेका ले रखा है ना इन बीच वाले लोगों को अमीर बनाने का। ये पास वाली दुकान छोटी होती है, आप देख लो कुछ समय बाद क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। किसकी बदौलत? हम लोगों की बदौलत। यदि हम यहाँ पर नहीं जाएं तो क्या इनकी दुकान चलेगी? नहीं। कोरोना काल आया, ग्राहक नहीं पहुंचा तो क्या हुआ था? दुकान वालों का बैंड बज गया था। सही है कि नहीं? अगर ये यहाँ नहीं जाएंगे तो ये तीनों की संस्था क्या होगी? फेल हो जाएगी। कभी भी जो कंपनी होती है वो कभी ग्राहक के पास नहीं आई, ना ही ग्राहक कभी कंपनी के पास गया। सही है कि नहीं? लेकिन जो कंपनी है ना, इसके मालिक टीसी छाबड़ा जी ने अपने देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात सोची। जब वो किसी मार्केट में गए, उन्होंने देखा कि कोई माल उन्होंने 50 रुपए का बनाया और वही माल उनको ग्राहकों को दुगनी कीमत पर दिया जा रहा था, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ
और उन्होंने तभी फैसला लिया कि मैं इस प्रणाली को बदलूंगा और जो ये ग्राहक हमेशा कष्टों में रह रहा है इसको कोई ना कोई फायदा दूंगा। तो उन्होंने तभी फैसला किया और हमें हमारे लिए यहाँ से होके एक बाईपास निकाला और उसी का नाम रख दिया उन्होंने RCM। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। सही है कि नहीं? आज तक तो हम यहाँ से करते आ रहे थे, जो बिचौलिए लगे थे अपना अपना फायदा ले रहे थे, काम तो ये भी कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो आगे बढ़ाने का ही तो पैसा ले रहे थे। yes. सही है कि नहीं? yes. काम तो ये भी कुछ नहीं कर रहे थे, केवल आगे बढ़ाने का पैसा ले रहे थे। तो कंपनी के मन में ये विचार आया, टीसी छाबड़ा जी के मन में, कि मुनाफा तो मुझे इनको भी देना है, तो क्यों ना मैं ये मुनाफा सीधा ग्राहक को दूं, yes. जिससे लोग आगे बढ़े। खर्चा तो उनको करना ही करना है, लेकिन ऐसा मुनाफा जो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे और उसका वो फायदा ले सके। तो इसीलिए उन्होंने एक बाईपास बनाया और उसका नाम रख दिया राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 50% जो हमारा बाजार में जा रहा था, उन्होंने उसमें से केवल 5% बोला कि 5% मुझे ऐसा दे दो कि मैं आपके पास तक जो सामान पहुंचाऊंगा उस तक का, जैसे किराया भाड़ा अपना लगता है, उसका ले लिया। बाकी बचा 45% हमारी खरीदारी करने के माध्यम से हमें वापस लौटाने का वादा किया। तो ये मैं आपको यहाँ बता रही थी कि जो मार्केट में ये दुकान खुली थी, यहाँ पर ये हमें कुछ नहीं मिल रहा था। सही है ना? और यहाँ पर ये मिल रहा था। तो ये बात बताइए, बिल्कुल सच है या नहीं है? yes. ये जो दुकान खुली है, मैंने इसके बारे में बताया, ये कंपनी जिसको मैं पहले दुकान खोल रही थी, आज मैं इधर आती हूँ कि ये कंपनी हमें 100% शुद्धता का गारंटी देती है, पक्का बिल देती है। मार्केट में हमें कभी पक्का बिल नहीं मिलता है, व्यापार करने का मौका मिलता है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 30 दिन मनी बैक गारंटी आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, क्योंकि जब मेरे समझ में नहीं आया था पहले, तो आपके भी समझ में नहीं आया होगा। तो 30 दिन मनी बैक गारंटी का मतलब है कि अगर कोई आप मान के चलिए ये फेस वॉश है, ठीक है, आप यहाँ से लेकर आए, 5 ले आए कि ला चलो मैं ले रहा हूँ, एक आध दो को भी दे दूंगा, तो 5 आपने उठा लिए। मान के चलो इसकी रेट 55 रुपए है, 5 ले लिए आपने, यूज किया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपका एक का ही तो नुकसान हुआ, 55 रुपए का ही तो नुकसान हुआ। बाकी बचे 4। 30 दिन है आपके पास, आप पिकअप सेंटर जाएं, आप जाएं ना जाएं, अपना आईडी नंबर दे के किसी को भी भेज दें, आपका सामान वापस कर लिया जाएगा। और यदि आपको पैसे चाहिए होंगे तो पैसे मिल जाएंगे, और सामान चाहिए होगा तो सामान मिल जाएगा। जो आमतौर पर यहाँ पर जो परंपरागत बाजार प्रणाली है उसमें ये काम नहीं होता है। सामान दे देगा तुम्हारी ज्यादा जान पहचान का है तो। दूसरी बात, व्यापार करने का मौका कैसे मिलता है? अगर मार्केट से आपने 10 रुपए का साबुन लिया ऋण और उस पर 10 रुपए ही रेट पड़ी हुई है, क्या आप उसको 11 रुपए का बेच सकते हैं? No. 9 रुपए का बेच सकते हैं? No. नका तो बेच देंगे, बिक जाएगा, नका तो फौरन बिक जाएगा जी, लेकिन उसमें घाटा होगा हमें। जो कोई मतलब दे दे तो नहीं, मैंने क्या कहा, बेच सकते हैं, बिक तो जाएगा। आप लेके आना 10 रुपए की चीज और मुझे 9 रुपए में दे देना, मैं तो फटाक से ले लूंगी, लेकिन नुकसान होगा वहां पर। सही है ना? लेकिन यहाँ पर एक साबुन आता है रिन की क्वालिटी का, वो हमें 9 रुपए का ही मिलता है। क्या हम उसे 10 रुपए का नहीं बेच सकते? Yes. क्योंकि उस पे तो वास्तव में भी 10 रुपए ही रेट पड़ी हुई है, हमने तो झूठ बोला नहीं है, और मिलता हमें 9 रुपए का, और 1 रुपया हमारे अकाउंट में जाता है। तो इस तरीके से हमें 2 रुपए का मुनाफा होता है कि नहीं? Yes. तो यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता? Yes. ठीक है ना? और बाकी ये 100% शुद्धता की गारंटी तो मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी से कि 100% जो प्रोडक्ट यहाँ के होते हैं वो बहुत ही शुद्ध मात्रा के होते हैं, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से यूजर हूँ इसकी। एज अ बिजनेस तो मैंने अब किया, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज कर रही थी मैं लगभग 2 सालों से कर रही थी। सर के यहाँ से ही मेरी ज्वाइनिंग लगी थी फर्स्ट बार जब मैं सिस्टम में आई थी, तो प्रोडक्ट की नॉलेज तो मैं आपको गारंटी से दे सकती हूँ, ठीक है कि नहीं? अब मैंने आपको ये व्यवस्था के बारे में बताया कि यहाँ पर ये कंपनी हमको 45% देती है हमारी खरीदारी करने के माध्यम से। तो यहाँ पर एक कार्ड बनता है, उसकी एक खासियत होती है
ये कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। नॉमिनी टू नॉमिनी का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर मेरे नाम में कार्ड है, मैंने नॉमिनी अपनी बेटी को बनाया है, तो मेरे जाने के बाद ये कार्ड मेरी बेटी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। और जिस इनकम पे मैं हूं वहीं से मेरी बेटी शुरू करेगी इस वर्क को। ऐसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल डाउन से शुरू करे। ये जिस लेवल पर मैंने छोड़ा है उसी लेवल पर शुरू करेगी। तो इसके लिए ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसके लिए एक फोटो चाहिए होता है, एक पासबुक की फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड, दोनों तरफ की उसकी फोटो, और एक पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें लग के हमारा कार्ड बन जाता है। लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए हमें अपने 1 महीने का राशन यहाँ से लेना होता है, तो हमारा कार्ड एक्टिव हो जाता है। बस ऐसी छोटी सी जानकारी थी, आपको समझाने की भरपूर कोशिश थी मेरी। आपको जानकारी जैसी भी लगी हो, इसी के साथ मैं अपने शानदार कोच मिस्टर संतोष मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी और उन्हें फिर से स्टेज पर